रिवीजन करने का हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये कि आप 3 स्टेप में रिवीजन करते हो। और देखो तुम्हारी कमज़ोरी तुम खुद जानते हो, है ना? तुम क्या करोगे कि अगर करना है, तुम्हें टाइम लगेगा, खुद को कंपेयर मत करो। हर कोई अपना अलग-अलग स्टैंड कर रहा है और करने दो सब जो जैसा कर रहा है। देखो एक चीज़ जिसके अंदर तुम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो तुम्हें बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या? फ़ॉर्मूला शीट, माइंड मैप। क्या बात है कि ये रद्दी बराबर भी नहीं है तुम्हारे लिए हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनस जिया और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनके नीट में स्कोर 150, 200, 250, 300 करीब कुछ ही हैं और वो इसको बूस्ट करके 600 या उससे ऊपर तक एटलीस्ट ले जाना चाहते हैं। देखो एग्जैक्टली इस वीडियो के अंदर मैं अपनी जर्नी तो शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कब कौन सी क्लास में क्या करा, कहाँ पर कैसे साइंस ली या जो भी चीज़ें मैंने अपनी करी, है ना? वो एग्जैक्टली मुझे लगता है हर स्टेप बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे लिए जानने के लिए। तुम्हारे लिए ज़रूरी है इस वक्त ये है कि अपने स्कोर को इस 200, 250 से लेकर 600 से ऊपर तक एटलीस्ट किस तरीके से जाया जा सके, है ना? हमें 700 तक नहीं जाना, हमें हमें पता है कि रियलिटी क्या है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा और अपने इस स्कोर को यहाँ से लेकर अपना 600 से ऊपर एटलीस्ट लेके जाना है ताकि सिलेक्शन हमारा इंश्योर हो सके। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर देखो यार, फिजिक्स देखो डिफ़िकल्ट होती है ना, टफ रहती है, लेकिन यार देखो नीट की फिजिक्स डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो ये की बात को समझने के लिए तुम देखो ये स्टार्ट को भी देख सकते हो। इस स्टार्ट में नीट 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2023 का जो भी कंपैरिजन है तुम्हें दिख रहा होगा, है ना? और देखो ईज़ी लेवल के क्वेश्चन कितने ज़्यादा हैं और मॉडरेट लेवल के और डिफ़िकल्ट लेवल का कंपैरेटिवली कितना कम पोर्शन है ना? तो तुम्हें ये बात को समझना होगा कि नीट की फिजिक्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझ के तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ईज़ी लेवल का आता है और हमें इतना करना है कि हम एटलीस्ट इतना स्कोर कर पाएँ कि हम अपना स्कोर 600 से ऊपर ले जा सकें। तो उसके लिए देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि अपनी टीचर की क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। बेहतरीन तरीके से मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखो यार तुम्हें ना 70 टू 80% क्लास के अंदर समझ आना चाहिए, जो भी तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, है ना? अगर तुम चाहे ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तुम्हें 70 टू 80% क्लास के अंदर समझ आ जाना चाहिए कि तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया है। क्लास के अंदर मैक्सिमम ये कोशिश करो कि नोट्स 70% कवर हो जाएँ, बाकी ये बचे वो बाद में कर लो, है ना? लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल ही पूरे-पूरे नोट्स नहीं लिख रहे हो, बाद में अलग से टाइम दे रहे हो, तो वो गलत है, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना? टाइम को बचाना है अपने। उसके बाद में डीपीपी के क्वेश्चन रोज़ाना जो दिए जा रहे हैं उनको कवर करो। डीपीपी में 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे नहीं हो पा रहे होंगे, है ना? उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना सबके साथ में दिक्कत होती है और वो तुम्हारे साथ में भी होगी, है ना? तो उसमें परेशान नहीं होना है। 2 से 3 क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं उसको दोबारा से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहे फिर भी तो उनका सॉल्यूशन देख लो और कर लो, उसमें बहुत अपना दिमाग मत खपाओ, है ना? अब बात रही इतना कवर करने के बाद में, अब तुम्हें डेली की डेली ये चीज़ें करनी है। अब जो चीज़ आती है वो मेन आती है रिवीजन के ऊपर बात, है ना? अब रिवीजन किस तरीके से करनी है? रिवीजन करने का हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये है कि आप 3 स्टेप में रिवीजन करते हो। सबसे पहले होती है आपकी डेली रिवीजन, फिर आती है आपकी वीकली रिवीजन, फिर आती है मंथली रिवीजन। अब ये करनी एग्जैक्टली किस तरीके से होती है? देखो रोज़ाना जो भी तुमने पढ़ा, है ना? तुमने जो भी चैप्टर पढ़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अंदर सबसे पहले रात में एक ऐसा टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम पर आकर अब तुमने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है सारे लेक्चर का, वो सारा का सारा रिवाइज़ करोगे किसी भी तरीके से। देखो जब पहली बारी में रिवाइज़ करोगे ना तुम, तो तुम्हें टाइम लगेगा। फिजिक्स के अंदर हो सकता है 2 घंटे का जो आपने पढ़ा है ना, क्लास के अंदर तुमने पढ़ा है, वो तुम्हें समझ में आया, हो सकता है 1 से डेढ़ घंटा लग जाए पूरा नोट्स रिवाइज़ करने में। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना? तुम्हें बिल्कुल भी उसमें परेशान नहीं होना और उसमें इतना टाइम लगता है और तुम्हें देना पड़ेगा। ये धीरे-धीरे ही तुम्हारा टाइम ये जो है ना कम होगा, जो 1 घंटा या डेढ़ घंटा लग रहा है नोट्स रिवाइज़ होने में, ये धीरे-धीरे कम होगा। ठीक है? और इतना टाइम देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो परेशान रहोगे। जब इस तरीके से डेली रिवीजन करोगे फिर करोगे वीकली रिवीजन। वीक में एक ऐसा डे अपना डिसाइड करोगे कि उस डे के अंदर तुम्हें सारे का सारा जो भी उस पूरे हफ्ते में तुमने पढ़ा है वो सारा रिवाइज करोगे, है ना? फिर उसके बाद में मंथली में भी एक ऐसा दिन डिसाइड करोगे मंथ के अंदर कि एक दिन में तुम्हें जो भी सारे पूरे महीने में पढ़ा है वो सारा रिवाइज करोगे। अब सोचो इतनी मल्टीपल रिवीजन होंगी, जिस चैप्टर को रिवाइज करने में या जिस लेक्चर को रिवाइज करने में 1 से डेढ़ घंटा तुम्हें लग रहा था, अब उसको रिवाइज करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे और एक ऐसे पोर्शन पहुंच जाओगे जो बहुत इससे भी और कम जल्दी में तुम्हारा वो हर एक चीज़ कवर होती चली जाएगी रिवीजन करते दौरान। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आखिर में फिर अगर रिवीजन में टाइम लगेगा ना, तो वो एग्ज़ाम में परेशान करने वाली है वो चीज़। अब देखो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मान लो फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है? तुमने क्लास कर ली बहुत अच्छे से, तुमने अपने डीपी की क्वेश्चन कर लिए, अब उसके बाद में तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस वक्त करना है वो है तुम्हें मॉड्यूल का क्वेश्चंस। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, मॉड्यूल पूरा पूरा थ्योरी नहीं पढ़नी होती, जितना क्लास में पढ़ाई जाती है थ्योरी उतनी पढ़नी होती है। मॉड्यूल के सिर्फ तुम्हें इतना काम है, तुम्हें एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल की सॉल्व करनी है किसी भी हालत में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 के अंदर हर चैप्टर के अंदर 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं। 100 से 150 क्वेश्चन इनफ होते हैं एक चैप्टर के लिए, है ना?
क्योंकि तो ऑलरेडी डीपीपी लगा चुके हो, उसके अंदर भी क्वेश्चन कर चुके हो। लेकिन अब जो तुम्हें एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है वो करोगे तुम इन क्वेश्चन से। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जो एक्सरसाइज 1 में दे रखेंगे, ये नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है। तुम देखोगे तुम्हारे टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर भी डायरेक्टली यही क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और वही नीट के अंदर भी रिपीट भी होते हैं। इस साल भी केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी एग्जैक्टली मॉड्यूल्स के जो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है वो उठ कर आए। तुम क्या करोगे मॉड्यूल को सॉल्व करते वक्त, सबसे पहले जब अपना क्वेश्चन तुम सारे सॉल्व करोगे, तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, उनसे उससे 150 के अंदर, जिनके अंदर तुम्हें कुछ हो सकता है नया सीखने को मिल जाए ना। या फिर वो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो तुमसे नहीं हुए हो, है ना, तुमने भले ही उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो। अब तुम क्या करोगे, तुम बस इतना करके उनका सॉल्यूशन देखकर आगे नहीं बढ़ जाओगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक, अगर तुम्हारे पास में हार्ड कॉपी है मॉड्यूल की तो ठीक है, तुम उसके अंदर अपने वो क्वेश्चन टिक कर लोगे। अगर तुम्हारे पास में हार्ड कॉपी नहीं है और तुम पीडीएफ के थ्रू अपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, एक कॉपी बनाओगे पास अपने पास छोटी सी, उस कॉपी के अंदर मॉड्यूल के जो क्वेश्चन तुमसे वो 10-12 क्वेश्चन नहीं हुए जिसके अंदर कुछ सीखने को मिला, उन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डाल के रखोगे। और फिर उस क्वेश्चन नंबर को कब काम में लाओगे, जब भी तुम अपना कोई टेस्ट देने जाओ उस चैप्टर का। मान लो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम्हारा टेस्ट है अगले संडे या जब भी है, तो तुम्हें क्या करना है, अपने सारे नोट्स को रिवाइज़ करना है। नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद में डीपीपी के दोबारा से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुमने जो मॉड्यूल में क्वेश्चन मार्क करे थे ना, उन मार्क्ड क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि तुमने इसमें तुम्हें क्या सीखने को मिला था या क्या तुमसे गलती हुई थी। ये चीज़ तुम्हें करनी है और टेस्ट में तुम्हारा स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा अगर इस तरीके से करोगे। देखो एक चीज़ जिसके अंदर तुम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो तुम्हें बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या, फार्मूला शीट, माइंड मैप। क्या बात है कि ये रद्दी बराबर भी नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। अगर तुम इनके थ्रू अपने नीट के अंदर मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो कभी भी नहीं होने वाले हैं, कभी भी नहीं होंगे। किसी भी टॉपर के शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, इन सबको डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी टॉपर की, ना ही किसी टीचर से लेकर करने की, कि तुम्हें एक फॉर्मूला हर जगह दिख जाए सारे के सारे और तुम उनको पढ़ने लग जाओ। देखो अगर ऐसे ही होने लगता है तो हर कोई टॉपर बन जाता है ना। अगर कोई टॉपर के नोट्स पढ़ के, टॉपर के माइंड मैप्स पढ़ के अगर वो पढ़ने लग जाए और उसी से अगर उसका सिलेक्शन होने लगता है तो हर कोई टॉपर बैठ जाता है ना। लेकिन तरीका ये नहीं है करने का। तुम्हें क्या करना है, इन सब चीज़ों से पहले तो बिल्कुल दूर रहना है। और देखो तुम्हारी कमज़ोरी तुम खुद जानते हो, है ना। तुम क्या करोगे कि अगर कोई चैप्टर ऐसा है, मान लेते हो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, या कोई और भी ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज आ रहे हैं, जैसे अगर टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, वो हो सकता है तुम भूल जाओ, है ना। तुम्हें पता है तुम कौन से फार्मूले, किन चीज़ों को तुम भूल सकते हो, उन पर्टिकुलर फार्मूलाज को लिखो अपने पास में, अलग से खुद लिखो, कहीं से डाउनलोड मत करो। और सिर्फ लिखना नहीं होता है, तुम्हें क्या करना है, उन फार्मूलाज़ की तुम्हें वैलिडिटी पता होनी चाहिए कि ये फार्मूला कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। सब क्या करते हैं भाई साहब, फार्मूले लिख लिए, 1000-2000 फार्मूले लिख लिए और याद नहीं है, और जब क्वेश्चन आ रहा है तो पता नहीं है कौन सा फार्मूला लगाना है, लगेगा भी नहीं लगेगा। क्योंकि दिक्कत यही है, तुम्हें पता होनी चाहिए कि इस फार्मूले की वैलिडिटी क्या है, ये कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कौन सी कंडीशन में लगेगा। इन सब चीज़ों को साइड में लिखा जाता है। अगर तुम खाली फार्मूला लिखने से काम नहीं चलता, तुम फार्मूला के साथ में ये लिखोगे कहाँ लगेगा कहाँ नहीं। ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो तो अभी हम आते हैं किसके ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में देखो वही चीज़ जो सारी वहाँ थी वो यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, ठीक है। क्या, तुम्हें क्लास को अपने बहुत अच्छे से करना है और डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन जैसे वहाँ की थी ऐसे ही यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 इसमें भी तुम्हें करनी है उसी तरीके से जैसे तुमने वहाँ की थी फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर भी तुमने क्या करा था, क्वेश्चंस को मार्क करा था, यहाँ पर भी तुम क्वेश्चंस को मार्क करोगे और टेस्ट के जब आने वाला होगा तुम्हारा, उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर जाओगे। देखो ठीक है। लेकिन इसके बाद में तुम्हें केमिस्ट्री में क्या करने की ज़रूरत है, वो क्या है कि देखो यार, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी सब पढ़ने को कहते हैं, फिजिकल की नहीं पढ़नी होती है, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी भी तुम्हें पढ़नी होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक एनसीईआरटी भी तुम्हें पढ़नी होगी। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी ऐसा नहीं होता कि देखो यार तुम्हारा एग्जाम, अब तुम पढ़े जा रहे हो, ठीक है, और लास्ट में जाके तुम एनसीईआरटी खोल रहे हो और तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा क्यों कुछ भी। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी बहुत कंसाइज वे में लिखी हुई है, जो इतनी सारी बातें उनको बहुत कम में लिखा हुआ है, उनको समझने में टाइम लगेगा, और एग्जैक्टली क्योंकि वही लाइन सुट कर आ रही है तो वो चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं फिर, ठीक है। तुम्हें उन लाइन को समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है फिर। और वो समझ में ऐसे नहीं आएंगी कि आखिर में खोल के बैठ रहे हो, तुम्हें वो समझ में कैसे आएंगी, जो तुम लेक्चर में पढ़ रहे हो उसको अपने एनसीईआरटी में रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ोगे, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम दोगे इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी को रोज़ाना, तभी जाकर वो तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी, है ना। आखिर में खोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है। ये बात रही। और देखो इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें पता क्या चीज़ करनी होगी, तुम्हें क्या करना होगा, कुछ पर्टिकुलर जो रिएक्शन दी हुई हैं, है ना, उनको लिख लिख कर देखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें क्लास में समझ लो, ठीक है। लेकिन तुम्हें वो रिएक्शंस को लिख के भी समझना पड़ेगा, तुम्हें लिखनी होंगी, वो याद करनी होंगी लिख लिख कर। और यही तरीका है, अगर तुम उन चीज़ों को भूलते हो तो तुम्हें लिख लिख कर ही याद करना होगा। जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा वो तुम्हारे माइंड में बैठेंगी। समझने के बाद भी इंसान भूलता है, लेकिन अगर वो पेन चलेगा, तुम उस चीज़ों को बार बार लिखोगे, तुम्हारे दिमाग में वो अपने आप फिट होंगी फिर, ठीक है।
अब बात आती है देखो ऑर्गेनिक में किस तरीके से करनी है। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी क्लास में तुम्हारे टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक की अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी के अंदर जिस तरीके से तुम इनऑर्गेनिक में तुमने रिएक्शंस वगैरह को अपने लिख लिख कर प्रैक्टिस करता है, ऐसे ही तुम यहाँ पर भी करोगे। तुम अपनी रिएक्शंस को लिखोगे जो तुम्हें एनसीईआरटी में दी गई हैं, और उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें वो मेमोराइज़ होंगी चीज़ें। और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक की एग्जैक्टली रिएक्शंस उठ उठ कर पेपर में ऐसी एज इट इज़ आती हैं, है ना, कुछ अलग से नहीं आ रही। अगर तुम्हें वही याद होगी, तुम्हें अगर तुमने एनसीईआरटी से पढ़ रखी होगी वो चीज़, तो तुम्हें एकदम से याद आ जाएगा, अब हाँ यार ये तो मैं उसमें रिएजेंट, अच्छा ठीक है ये वाला था, अच्छा ठीक है ये वाले रिएक्शन में ऐसे था, अरे सही है। तो तुम्हें ये चीज़ें ना इस तरीके से समझ आएंगी। तभी इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, खुद को समझ आई मुझे, तभी मैं उस चीज़ को बता पा रहा हूँ। और देखो यार, जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हें टाइम ना कम लगने लगता है उसके अंदर। अगर तुम्हें जो चैप्टर को टाइम पहले ज़्यादा लग रहा था, तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम आया था सिर्फ तुम पेज पलटते हो, फिर अच्छा ठीक है इसके अंदर ये वाली चीज़ थी, इसमें मैंने ये वाला रिएजेंट यूज़ करा था, ठीक है इसके अंदर ये देखा था, इस तरीके से तुम उसको सॉल्व करोगे फिर, ठीक है। और इसमें टाइम लगेगा। अगर अभी से एनसीईआरटी पढ़ोगे तब जाकर तुम, ये टाइम तुम्हारा रिड्यूस होगा। आखिर में खोलोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए फिर वो बाद में सुनने को मिलता है एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी पूरे साल तो पढ़ी नहीं, आखिर में कैसे पढ़ के ख़त्म कर लोगे, ठीक है। तो इसको हाथों हाथ रोज़ाना के रोज़ाना पढ़ते रहो। जो भी तुम अपने क्लास में पढ़ रहे हो उस चीज़ को कवर करते जाओ। देखो यार, बात करते हैं बायो की। बायो के अंदर देखो एक परेशानी रहती है कि चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, टीचर्स ना कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस पढ़ा रहे हैं, है ना, हर कोई एक्स्ट्रा पोर्शन कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है। तो देखो इसमें परेशान ये मत हो कि ये तो अब तो नीट में तो एनसीईआरटी से बाहर से आ नहीं रहा है तो पढ़ना नहीं है। देखो तुम्हें एक बार वो चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। वो क्यों पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी की चीज़ों को ईजी बनाने वाली हैं तुम्हें समझने के लिए। कहीं ना कहीं टीचर इस बात को अच्छे से जानते हैं, तुम इन चीज़ों को अच्छे से समझोगे तभी जाकर वो तुम्हारे बेसिक्स जो हैं मजबूत होंगे। तो उन चीज़ों को इतना सर पे भार मत बनाओ उन चीज़ों का कि यार एनसीईआरटी से बाहर से नहीं पढ़ना, तुम्हें एक बार वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम उनको समझने में लग गए, फिर ये मुझे समझ के छोड़ना है, ये भी एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, ये वाला ही पढ़ना है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। जितना टीचर एक बार पढ़ा रही है उतना पढ़ लो और एक बार बस उसकी रिवीजन कर लो। उसके बाद में सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाओ, है ना। यही तरीका है कि तुम्हें उसके बाद में सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाना है। और एनसीईआरटी की इतनी रीडिंग करोगे, फिर वो चीज़ें तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें याद दिलाएंगी, अच्छा हाँ ठीक है ये पढ़ लिया था तो अब ये चीज़ समझ आ रही है। तो उसमें परेशान मत हो कि बाहर का पढ़ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और फिर तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनसीईआरटी रिवाइज करनी है ना, यही तरीका है। अब उसके अंदर एनसीईआरटी में भी क्या देखो, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में ना कुछ ऐसी ऐसी लाइंस मिल जाएंगी, चाहे वो इवोल्यूशन की हो गई, है ना, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हो गई, वो एग्जैक्टली ऐसी लाइन नोट करा रही है ना भाई। अब वो भाई याद ही नहीं रह रहा है, उसका भी वही तरीका है, तुम्हें उन चीज़ों को लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ लिए भले ही, लेकिन उसके बाद में तुम्हें वो लिखने की आदत बनानी पड़ेगी। एनसीईआरटी की लाइन ले लो और उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। लिख लिख के उन चीज़ों को अपने दिमाग में मेमोराइज करवाओ उन चीज़ों को, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। और इस चीज़ को ट्राई करो, तुम्हें खुद को इम्प्रूवमेंट फील होगा, है ना। देखो यार, सब्जेक्ट में जैसे जैसे मैंने तुम्हें जो चीज़ें बताई हैं ना, तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा, है ना, ज़रूर बूस्ट होगा। दूसरों को ना, दूसरों से खुद को अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम अलग स्टैंड कर रहे हो और अलग बंदा अलग स्टैंड कर रहा है। कोई हो सकता है 9th से 10th से अपनी तैयारी करता हुआ आ रहा हो, है ना, और तुमने हो सकता है 11th में शुरू करी हो सकता है तुमने 12th में करी, हो सकता है तुमने ड्रॉप में पढ़ना चालू करा हो। लेकिन तुम्हें ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी पड़ेंगी, है ना। अगर तुम्हें वो अपने स्कोर को बूस्ट करना है, तुम्हें टाइम लगेगा, खुद को कंपेयर मत करो। हर कोई अपना अलग अलग स्टैंड कर रहा है, और करने दो सब जो जैसा कर रहा है। और देखो इन सब चीज़ों में मत पड़ा करो बिल्कुल भी। ये जो कुछ कुछ चीज़ें चल जाती हैं कि फला इंस्टीट्यूट के टीचर ने उसको ये बोल दिया, इसको ये बोल दिया, उसने वहाँ से निकाल दिया, इन सब चीज़ों में भले ही तुम्हें उस पॉइंट के लिए एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है, ठीक है, तुम्हें तो मज़ा आता है कई बच्चों को, है ना, ये सच बात है कि चलो देखते हैं इन्होंने इस पर क्या कहा, उसने क्या कहा। लेकिन तुम्हारे लिए ये दिक्कत वाली बात है, तुम्हें लगता है कि हाँ उतना तक ठीक था, लेकिन वो माइंड को ना वो चीज़ें फीड हो जाती हैं, वो अफेक्ट करती हैं तुम्हारी पढ़ाई के दौरान। तुम्हें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से अपनी तैयारी को कर पाओगे, है ना। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, वो सबके साथ में आती है, ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। चीज़ों को अपना लाइटली लो और करते जाओ, जो तरीका है उसको फॉलो करते जाओ। मार्क्स के, और सिर्फ मार्क्स पे ये डिपेंड मत करो, क्योंकि देखो तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हारे अभी अगर 550 आ रहे हैं तो वहाँ पेपर में तुम्हारे क्या इतने ही मार्क्स आएंगे। देखो पेपर नीट का हो सकता है ईजी आ जाए, हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा काम करना, और तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर तुमने इतना फॉलो करा तो पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, तुम इतना स्कोर कर पाओगे जितना तुम अपने सिलेक्शन के लिए तुम्हें चाहिए। तो तैयारी करते रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहो और कॉन्फिडेंट रहो। जितना कर रहे हो उतना बहुत है, तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब इतना करोगे तो मार्क्स अपने आप तुम्हारे इंप्रूव होंगे। तो यार देखो, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो,
है ना। थोड़ा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे इस दोस्त को इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, उसके ही मार्क्स यहाँ तक आ रहे थे, वो इस तरीके को कहाँ से इंप्रूव कर सकता है ना, तो करो इस चीज़ को। तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर तुम्हें कोई भी चीज़, अगर डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, तो कमेंट में लिखो और मैं तुम्हें जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा सभी को। और अगर तुम्हें मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मुझसे डायरेक्टली मुझसे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी तुम मुझे मैसेज करना चाहो, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर बाद में कभी किसी वीडियो में। कोई अगर कोई जनरल क्वेरीज आएंगी तुम्हारी तो मैं उनको भी ले लूँगा, है ना, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए सी यू बाय एंड बी द चेंज।